आवाज हेडक्वार्टर्स और मोतीलाल ओसवाल टावर्स मुंबई से दिन भर लाइव द मोदी बजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज मोदी बजट। अरुण जेटली जी ने जो बजट पेश किया उस पर हम अब राजनीतिक नेताओं के साथ बात कर रहे हैं और हमारे साथ दो बड़े संपादक भी हैं कि इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसका डायरेक्शन क्या रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता जयंत सिन्हा, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, एनसीपी वरिष्ठ नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, फर्स्टपोस्ट.com के एडिटर इन चीफ आर जगन्नाथन और वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों से बातचीत शुरू करूं उसके पहले ये उचित होगा कि दो बड़े संपादकों के साथ पहले इसका एक बेसिक मैसेज और उनका एनालिसिस क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया जाए। जगन्नाथन साहब, ये बजट आपको कैसा लगा? बजट में कोई गलत बात नहीं किया है, सब राइट सिग्नल्स जा रहे हैं। सिर्फ इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है, जैसे कि कोई बोलते हाँ ये बहुत बड़ा आइडिया है जहाँ जिससे सब लोग एक्साइट हो जाएं। नथिंग टू क्रिटिसाइज, लेकिन वाव फैक्टर नहीं है, ये आप कह रहे हैं। आकार, आपको कैसा लगा? बिल्कुल, ये एक यूपीए के बजट के समान था और ये मेरे नज़दीक ये अच्छी बात है। 4.1 फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है ये चिदम्बरम साहब का था। 19% रेवेन्यू ग्रोथ का जो है टारगेट वो भी उन्हीं से आया है। नरेगा, आधार, सभी जो चीज़ें लोग मानते थे कि जाएंगी, कुछ बदली नहीं है। ये यूपीए के बजट सा दिख रहा है मुझे। बिल्कुल, और यही बात तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कह रहे हैं कि जो हमने किया उसी की कंटिन्यूटी है। तो अगर आप ही का सारा कुछ कॉपी करके बना लिया है तो फिर तो ये उतना प्रो गरीब बजट है, आप मानते हैं ना? दुर्भाग्य से ये 2014 का बजट तो है, पर लागू 2024 तक होने वाला है। इस बजट में कहीं ना कहीं दशा और दिशा दोनों की संजय जी भारी कमी नजर आ रही है। जैसा एक हमारे आदरणीय मित्र कह रहे थे, कोई वाव फैक्टर नहीं है, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट तक सीमित हो गया है और मुझे इसके अंदर कुछ करने वाला नहीं नजर आ रहा, आंकड़ों के एक माया जाल के अलावा। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल भाई, आपकी क्या राय है इस बजट पे? क्योंकि अभी आपने रणदीप सिंह जी की राय सुनी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। देखिए, एक तो 45 दिन में कोई नई सरकार बजट देती है तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना भी गलत है। दूसरी बात, ये बजट की हर साल की जो प्रक्रिया है हमारे देश में, हमने इसके पर बहुत ज़्यादा आधार रख दिया है कि एक बजट के एक स्टेटमेंट से पूरे देश की दिशा बदल जाएगी और लोगों का एक विचार बदल जाएगा। तीसरी बात ये है कि मुझे एक ही चीज़ की चिंता लग रही है कि 4.1% उन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात की है। पिछले साल चिदम्बरम जी ने 4.5% जरूर अचीव किया, लेकिन इकोनॉमी को कम करते हुए, घटाते हुए, कैसे खर्चा कम किया और बाकी के सब प्लान एक्सपेंडिचर को रोक दिया। ये सारी चीज़ों को मिला जुला कर रिड्यूस्ड इकोनॉमी में, श्रंक इकोनॉमी में उन्होंने 4.5% अचीव किया। अब 4.1% फिस्कल डेफिसिट हम अगर अचीव करने की बात कर रहे हैं तो हम इसको इस घटी हुई इकोनॉमी के साथ 4.1% अचीव करेंगे या इकोनॉमी को ग्रो करेंगे और उसके बावजूद 4.1% हम फिस्कल डेफिसिट अचीव करेंगे? ऐसी कोई भी बात, वही जो जगन्नाथ जी कह रहे थे कि कोई ऐसी वन बिग टिकट आइडिया तो होना चाहिए ना कि जिसके वजह से हमको ये विश्वास हो कि भाई इकोनॉमी एकदम अब तेज गति से दौड़ेगी और उसके बावजूद भी हम हमारा फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करेंगे। और बहुत सारे जो ग्रोथ के मामले में है, देखिए आज ऑयल की प्राइसेस सरकार के अधीन नहीं है, इराक में प्रॉब्लम है, बाकी भी बहुत सारी इश्यूज हैं। ये सारी चीज़ों को मिला जुला कर इन्फ्लेशन है, उसके बावजूद ग्रोथ, अभी इंटरेस्ट रेट्स, हालांकि ये कहेंगे रिजर्व बैंक करती है, लेकिन ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट जब हम एक ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा शुरू में ही कि हम ना सरकार को कोई इतना ओवरली क्रिटिसाइज भी करें, क्योंकि वो भी कह सकते हैं कि हमको केवल 45 दिन हुए हैं। हम भी इस बात को स्वीकार करें कि भाई ठीक है, एक बजट के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, लेकिन एक आम तौर पर जो एक दिशा जो होती है, एक फिस्कल जो डायरेक्शन है, वो चाहे वो पिछली सरकार से इस सरकार और इस सरकार ने कोई डिसइन्वेस्टमेंट या बाकी बहुत सारी चीज़ें जो अन्यथा जो एक जिसको कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी होती है,
इसका बहुत ज़्यादा कोई इसमें अभी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मिला जुला कर एक कंटिन्यूटी विद ग्रोथ, वो डायरेक्शन अगर आप देखते हैं तो वो इधर अवेलेबल है, लेकिन बिग टिकट आइडिया अभी इसमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। जयंत सिन्हा साहब, आपने सारे ओपिनियन सुन लिए और उसमें मैं हाईलाइट करूंगा जो प्रफुल्ल भाई ने अभी कहा कि 4.1 का जो चिदम्बरम साहब का टारगेट था, तो आप लोगों की आलोचना भी यही थी कि गलत अजम्पशन कर लिया है और थोड़ी सी विंडो ड्रेसिंग कर ली है। और रेवेन्यू का भी अरुण जेटली जी ने भी कहा है कि 19.7% का ग्रोथ वो लेकर के चल रहे हैं। ये अजम्पशन है और ऐसे वक्त में अजम्पशन है जब इराक और मानसून जैसी अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर हमारे सामने हैं, तो माना जाए कि एक रिस्क ले रहे हैं और आंकड़े गलत हो सकते हैं। नहीं, मैं तो कहूँगा कि यूपीए सरकार ने जब 4.1% फिस्कल डेफिसिट की अनुमान की और हम कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि जो विश्वास है सरकार में, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, बिजनेस सेंटिमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन सब का मनोबल, इन सब की सोच अब बदल गई है। उनको अब मालूम है कि एक स्थिर सरकार आई है, एक विश्वसनीय सरकार आई है। ये सरकार 5 साल के लिए मेहनत करेगी, संघर्ष करेगी और विकास की एक नई गति लाएगी। इस कारण सेंटिमेंट बदल गया है। मैं अभी कुछ पिछले दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ मैंने बहुत बातचीत की है और मैं आपको बता दूं कि रिसोर्सेज, साधन, पैसे, निवेश, ये सब हाजिर हैं। हमें बस उन्हें दिशा दिखाना है और हमें उन्हें भरोसा देना है, चाहे वो टैक्सेशन पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे हो, चाहे वो ओवरऑल पॉलिसीज पे हो, कि हमारा एक रोड मैप तैयार है और हम रोड मैप जब उनको दिखाएं, जब वो दिशा हम उनको दिखाएंगे, तो ये पैसा ज़रूर आएगा। पैसा आएगा तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जो बहुत बड़ा अंतर है यूपीए सरकार और हमारे में कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन, जो हमारी अपेक्षा है, वो 5.4 to 5.9% है और इस कारण टैक्स बॉयंसी आएगी और इसलिए 4.1% तो हमको लगता है कि आराम से हम लोग इसको संभाल लेंगे। पर साथ साथ हम 3.6% और 3% जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसको भी हम लोग इस तरीके से संभाल कर फिस्कल कंसोलिडेशन दिखा देंगे। बिल्कुल, ये एक एग्रेसिव टारगेट है कि 4.5 या 4.1 जो भी हो, उसके बाद 3.6 और फिर 3%। जग्गी, आपसे मेरा सवाल ये है कि इन नंबरों पर आपकी आर्थिक पत्रकारिता के नाते आप यकीन करेंगे या जो एक्सप्लेनेशन जयंत सिन्हा साहब ने दिया वो कन्विंसिंग है? नहीं, आप अगर पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस देखेंगे, प्लान स्पेंडिंग हर बार चिदम्बरम साहब ने कहा कि ये 20% जाएगा, 25% जाएगा। इस बार आप अगर देखते हैं तो अरुण जेटली साहब ने कहा कि 27% प्लान स्पेंडिंग इंक्रीज होगा लास्ट टाइम का एक्चुअल्स पे। लेकिन ये हर बार, लेकिन जब फिस्कल डेफिसिट का बात आता है तो लास्ट 3 मंथ्स में आप कैपिटल स्पेंडिंग कर्टेल कर देते हैं और एक्चुअल स्पेंडिंग बहुत कम हो जाता है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बजट को रीस्टेट नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए कि सब्सिडीज लास्ट ईयर के जो बचे हुए हैं इस साल में आ जाएंगे। अगर आपने सब्सिडीज के लिए इतना प्रोविजन रखा है और आधा तो लास्ट ईयर के सब्सिडीज में जाएंगे, तो आपने अंडर प्रोवाइड किया है। इसलिए इस बजट का कोई भी नंबर ठीक नहीं निकलेगा, सिर्फ आपको रीस्टेट करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली एक्चुअली लास्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट था 5%, उसको आपने 4.5% दिखाया। अभी इस बार 4.5 नहीं है, 4.1 करेंगे, रीस्टेट करेंगे तो 4.5 आएगा। बिल्कुल। जयंत सिन्हा साहब, आप इसका फिर कोई जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि जग्गी कन्विंस नहीं है आपके जवाब से? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भूल रहे हैं कि इस बार जीडीपी ग्रोथ जो 4.4%, 4.6% जो चल रहा है, वो 5.4, 5.5, 5.6% होगा। इसलिए टैक्स बॉयंसी ज़्यादा होगी। रिसीट्स की आप लोगों ने बात नहीं की, जो रिसीट्स होंगी वो बढ़ जाएंगी और इस कारण 4.1% जो है, मुझे लगता है हम लोग उसको हासिल कर लेंगे। जी, सुरजेवाला साहब, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत सशक्त विपक्ष हो, इसकी चिंता कांग्रेस के कलेक्टिव साइकी से ज़्यादा हम लोगों को है। पुरानी बात के तौर पर शायद थोड़ा सा दोहराने जैसा लगेगा, लेकिन आप लोगों को अफसोस नहीं होता? क्लैरिटी पर देखिए, डिसाइसिवनेस पर देखिए, सिंपल तरीके से उस सोच के जिस काम को करना है करने के कन्विक्शन को देखिए। 6 हफ्तों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने काफ़ी हद तक एक निर्णायक दिशा और दशा दिखाने वाला बजट पेश किया है। संजय जी, किसी भी सरकार को मौका मिलना चाहिए
और एक जुम्मेवार विपक्ष के तौर पर, चाहे हम हों, चाहे आदरणीय प्रफुल्ल जी की पार्टी हो या दूसरे दल हों, ज़रूर हम मोदी जी की सरकार और बीजेपी को मौका देना चाहेंगे, क्योंकि देश के हक में हम सब हैं, चाहे ये हों, चाहे हम हों या दूसरे दल हों। पर बात बड़ी स्पष्ट है, मोदी जी किस वायदे को लेकर सत्ता में आए थे? अच्छे दिनों का वो वायदा जो बिग टिकट रिफॉर्म्स का था, जो इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर नियंत्रण का था, जो नए रोजगार नौजवानों के लिए पैदा करने का था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का था, और जो समाज कल्याण की विभिन्न स्कीम्स हैं उनको और आगे ले जाने का था। अगर आप इन सब मूलभूत मापदंडों पर इस बजट का आंकलन करें तो ये पूर्णतया खोखला नजर आएगा। जहां तक महात्मा गांधी नरेगा का सवाल था, जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जी, बार बार विपक्ष के जो सबसे बड़े दल के कांग्रेस के नेता के कहने के बावजूद वित्त मंत्री जी ने उसकी बजटरी एलोकेशन नहीं बताई। उसके कॉन्ट्यूअर्स को, एक ऐसा कानून जिसमें उन्होंने सहमति जताई थी जब वो पारित हुआ, आज उसके कॉन्ट्यूअर्स को बदलने की बात कही जा रही है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन हो या UIDSSMT हो, जो बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनका अमाउंट ही बजट में नहीं बताया गया। हमें मालूम नहीं है कि स्वास्थ्य पर, वो ग्रामीण हो या अर्बन हो, शहरी हो, कितना पैसा सरकार खर्चने वाली है जी। आखिर में ये सब बातें हैं जो किसी भी देश के मूलभूत मापदंडों को निर्धारित करती है। बिल्कुल। और इन सब मापदंडों पर यह बजट है पूर्णतया फेल, मुझे लगता है जी। बिल्कुल। आइए अब हमारे साथ हम दर्शकों को भी बता दें और अपने मेहमानों को भी बता दें कि 2 लोग बीजेपी से, 2 लोग विपक्ष से और 2 बड़े संपादक, इस प्रकार का अत्यंत संतुलित पैनल हमारे साथ है। मीनाक्षी लेखी बीजेपी सांसद और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने सुरजेवाला साहब की कमेंट्री सुनी कि एक फ्लॉप शो है, एक खोखला बजट है और सब कुछ, जो कुछ थोड़ा बहुत काम दिखता है वो यूपीए का ही उठाया हुआ काम यहाँ पर इस बजट भाषण में दिखा है। कहिए मीनाक्षी जी, आप क्या कहती हैं? मैं सुरजेवाला जी को बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके का नीतियों को लेकर पैरालिसिस सरकार में यूपीए में था, और जिसकी वजह से जो लोग पूंजी लगाना चाहते हैं और वो पूंजी बाजार में नहीं आई, और जिसकी वजह से जो आर्थिक व्यवस्था को लेकर ग्रोथ रेट होना चाहिए वो कमी थी, और वो सब कारण फिस्कल डेफिसिट से लेकर तमाम तरीके के कारण यूपीए की देन है। और यूपीए अपनी देन भूलकर अपना सारा जो दारोमदार है वो एनडीए, जो कि 40, एनडीए भी कहें या बीजेपी कहें, वो 40 दिन पुरानी सरकार पर डालना चाहते हैं। लेकिन 40 दिन पुरानी सरकार जिसको इस तरीके की खस्ता हालत में अर्थव्यवस्था मिली, उन्होंने एक बेहतरीन उम्दा नमूना पेश किया कि किस तरीके से आप जो है पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जो बाजार में मंदी है उसको बढ़ा सकते हैं, लोगों के लिए रोजगार का प्रावधान कर सकते हैं, और इस बजट को रेल बजट से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और जो इन्होंने कहा कि ये सब यूपीए की देन है, तो मैं बताना चाहती हूँ यूपीए की जो देन है वो पूरी जनता ने देखी, और जनता ने उनको जो देन देनी थी वो संसद के अंदर कम नंबर पर आकलन करके इनको भेजा है। उसके बावजूद भी इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि अर्थव्यवस्था की क्या क्या कमियां थी, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने क्या क्या सुधार किया, तो फिर भगवान मालिक है। लेकिन इस देश का जो जनता है वो बहुत समझदार है, और आज हम इस बजट की अगर बात करें तो बताना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस तरीके का दारोमदार है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर है, एफडीआई जो कि डिफेंस में 49% तक लाने की बात है, जो इंटरेस्ट की दरें कम की गई हैं आम जनता के लिए मकान और इस तरीके की खरीदारी पर, टैक्स का बेनिफिट दिया गया है लोगों को ताकि उनकी बचत बढ़ सके और उस बचत के कारण अर्थव्यवस्था में वो वापस अपना पैसा डाल सके। जी मीनाक्षी जी, ऐसे तमाम प्रावधान है, सड़कों से लेकर हवाई जहाज, बोटों तक, जिनके निर्माण के लिए काम किया गया जी। बिल्कुल। आइए यहाँ पर आकार आपको शामिल करना चाहूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ संजय जी। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग, आपके जो वक्ता थे, उन्होंने कहा कि कोई इसमें वाव फैक्टर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हजारों करोड़ों का निवेश किया है हिंदुस्तान में और दुनिया भर में, और मैं बताऊंगा कि इस बजट में 3 बड़े जबरदस्त वाव फैक्टर वाली चीजें हैं। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। पहला 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स वेंचर कैपिटल के लिए, ये बहुत
बड़ी बात है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो बात की गई है वो भी एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, जिसके कारण मुझे लगता है हज़ारों करोड़ हिंदुस्तान में आएंगे फॉरेन इन्वेस्टर। ये आपने अच्छा हाईलाइट किया जयंत सिन्हा साहब। टैक्सेशन पे जी आपने अच्छा हाईलाइट किया। टैक्सेशन पे देखिए, सॉरी जो आपने फंड और फंड्स की बात कही, सॉरी जो आपने फंड और फंड्स की बात कही, तीसरी बात कहूंगा, हम ये समझना चाहते थे, एक सवाल जोड़ दूं, हम यही समझना चाहते थे कि ये ऑपरेट कैसे करेगा। सरकार चलाएगी, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेगी ताकि वो बेटर एग्जीक्यूशन कर सकें और बहुत सारे लोगों को इसका पैसा जल्दी से और इफिशियंसी से बांटा जा सके। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, उन्होंने एकदम खासकर कहा है कि फंड ऑफ फंड्स होगा, यानी ये नहीं है कि सरकार निवेश करेगी। ये देखिए मॉडल जो इसके हैं, जो बड़े कामयाब हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल में, अमेरिका में, यूके में, वहाँ सरकार फंड ऑफ फंड्स तैयार करती है और फिर वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को जाते हैं जो फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इक्विटी में नहीं, क्वाज़ाई इक्विटी यानी मेज़नीन फाइनेंसिंग और साथ साथ डेट पे भी करेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत जो है बहुत एक वाव फैक्टर है। 10,000 करोड़ कोई कम रकम नहीं। हम भी ये मानते हैं कि ये एक आइटम ऐसा है जग्गी जो कि थोड़ा एक इनोवेशन और एक थोड़ी हिम्मत इसमें है। नहीं तो सरकार को डर लगता है कि बस सारा पैसा वही मैनेज कर ले, वरना प्राइवेट हाथों के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो विवाद होगा। बहरहाल आकार थोड़ा पॉलिटिक्स पर मैं लौटना चाहूंगा। शायद लोग समझ नहीं रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बजट में उन सारे विवाद के मुद्दों पर ऐलान करवा दें, उस तरह का उनका मिजाज नहीं है। लेकिन प्योर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बजट बहुत कुछ करता है, जिस पर अभी हम चर्चा करके कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। आप ये मानते हैं कि बहुत कुछ बजट के बाहर आगे पीछे 15 अगस्त अरुण जेटली ने खुद कहा संपूर्ण वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट 15 अगस्त को करेंगे। इसका मतलब उस पर तो नरेंद्र मोदी की मुहर होगी, उनकी छाप होगी। तो मोदी जी की पॉलिटिक्स आप इसमें कैसे देख रहे हैं बजट में? ये स्टाइल है उनकी कि जो सबसे बड़े जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो खुद ही करते हैं। दूसरी बात ये कि मैं मानता हूँ कि उनमें एक रियलिज्म है। जो जुबान, जो भाषा का इस्तेमाल हुआ था कैंपेन में, वो गिर के थोड़ी रियलिस्ट हो चुकी है आज। जेटली साहब का कहना है कि उनका टारगेट कुछ सालों बाद 7% ग्रोथ है 4.5-5 से, तो ये एम्बिशन का स्केलिंग डाउन हुआ। जो वायदे किए थे 2022 में हर एक नागरिक के पास पक्का घर होगा, उस पर आज क्या हुआ? कहा गया कि 4,000 करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। भारत के लोगों के पास घर इसलिए नहीं कि उनके लोन नहीं मिलते उनको, पैसा नहीं उनके पास। तो जो बड़े वायदे थे उन पे शायद कोई डिटेल नहीं आई, शायद बाद में आएंगी। जी बिल्कुल। यहां पर सुरजेवाला साहब आपसे छोटा सा जवाब चाहूंगा। हाई क्लास पॉलिटिक्स का आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। सारे जो अनाउंसमेंट हुए हैं उनको निकाल करके देखिए और ज्योग्राफीज पर, भारत के नक्शे पर एक एक डॉट चिपकाना शुरू करिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यूपी, बिहार, बंगाल, नदियों को जोड़ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह IIM, IIT, एम्स देना, टेक्नोलॉजी के सेंटर सेटअप करना, स्किल इंडिया और बिल्ड इंडिया के साथ वोट इंडिया का एक बहुत बड़ा मूव है। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। सीखना पड़ेगा आपको इनसे। सुरजेवाला साहब। संजय जी, एक पंडित नेहरू कहा करते थे, बातें कम काम ज्यादा। 100 करोड़ रुपए में नदियां अगर जुड़ सकती हैं तो जरूर जोड़ें, मुबारक हो। अगर 12 मेडिकल कॉलेज और 4 एम्स 500 करोड़ रुपए में बन सकते हैं, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपया चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। इतने सालों में बने ना, इतने सालों में इतनी जगह पर इतने सारे एम्स बने, बाकी की बहुत सारी चीजें बनी। बिल्कुल। यहाँ पर प्रफुल्ल साहब के पास मैं आऊंगा। मीनाक्षी, बिल्कुल छोटा सा स्पेसिफिक जवाब। 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ के बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं। एक प्रकार से रिटेल होल्ड ऑल किस्म का अनाउंसमेंट है। इससे यह भरोसा नहीं बन रहा सुरजेवाला साहब को कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं और 100 करोड़ से कैसे शुरू करेंगे। इनको पता होना चाहिए कि आज क्या तारीख है। आज तारीख जो है वो जुलाई महीने की तारीख है, जिसमें इस साल के 6 महीने निकल चुके हैं तकरीबन, और कायदे से 3-4 महीने जो वित्त वर्ष होता है उसके निकल चुके हैं। आने वाला 8 महीने का समय है आपके पास। 8 महीने के समय में अगर आप 1000 करोड़ किसी प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट भी कर दें तो वो खर्च होने वाली रकम नहीं है। आपने एक बहुत प्रैग्मेटिक बजट दिया है, जिसके अंदर पहला स्टेप, पहली सीढ़ी आप पहले चढ़ेंगे और अगली सीढ़ी की तैयारी आपको अगली बार मिलेगी।
और ऐसे में अगर आपको 1000 करोड़ नदियां जोड़ने के लिए जिस तरीके की फर्जी घोषणाएं इन्होंने पूर्व में की हैं, 99 रेल लिंक इन्होंने बताए थे रेल बजट में, जिसमें से मात्र एक रेल लिंक पूरा हुआ है 10 वर्षों के अंदर। तो बेहतर होता कि ये 10 बचाते और 10 पूरे करते, और उसी तरीके से इस बजट को एक प्रैग्मेटिक बजट के रूप में देखा जाना चाहिए। इनलैंड वाटर रिसोर्सेज के लिए 4200 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, तो 4200 करोड़ जो हैं उन पैसों को भी आप नदियों को जोड़ने वाले कार्यक्रम के साथ जोड़कर देखें, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई उनको एक रास्ता बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन, जी जी जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। प्रफुल्ल भाई, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, आपने रणदीप जी की बात सुनी कि नेहरू जी कहते थे बातें कम काम ज्यादा। नरेंद्र मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन इस बजट में कुछ तो सिंबॉलिज्म है, कुछ पॉपुलिस्ट चीजें जो होनी चाहिए, नरेगा वगैरह को रीडायरेक्ट करने की कोशिश की है कि इसको एसेट क्रिएशन से जोड़ा जाए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कंफ्यूज थे कि आधार का तो ये बुरा मानते होंगे, यूपीए की स्कीम को कैसे चलाएंगे, उनको भी लगता था कि क्या करें इसका। मोदी जी ने स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर के साथ स्विफ्ट डिसीजन लेकर के आधार को न सिर्फ लागू किया है बल्कि कहा है कि और ज्यादा बढ़ाएंगे, ये भी घोषणा हो चुकी है। आपसे सवाल मेरा ये है, क्या पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आइडिया भी है कि नरेंद्र मोदी किस दर्जे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस देश में? प्रफुल्ल भाई, देखिए मीनाक्षी जी जरा लेट आई, मैंने शुरुआत में यही कहा कि 45 दिन की सरकार से इतनी ज़्यादा अपेक्षा और एकदम क्रिटिकल होना ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा वक्त देना चाहिए किसी भी सरकार को अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए, और कुछ रिजल्ट आने के लिए वक्त भी लगता है। उन्होंने ठीक कहा कि कुछ महीने साल के निकल चुके हैं और इतने जल्दी अगर आप चाहेंगे कि हर चीज़ का अगर आपको जवाब मिल जाए, लेकिन डायरेक्शनली बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करना। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अचानक आप कहें कि बिजली कैसे ज़्यादा पैदा होगी, अब उसमें कोल के बहुत सारे इश्यूज है, कोल माइनिंग के इश्यूज है, इन्वेस्टमेंट का इशू है, अभी आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्रोथ का वापस सवाल आता है, तो उसके लिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स की ज़रूरत है, तब उसको ज़्यादा फिलिप मिलेगा। बहुत सारे अदर कंसेशंस देने की ज़रूरत है जो अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि क्या हो गया है, ये बजट का हाइप ये स्वयं सरकार ने ज़्यादा बनाया। हमने तो नहीं कहा कि ऑपोजिशन ने तो कभी नहीं कहा कि ये होगा या वो होगा। सवाल ये रहा कि लोगों की अपेक्षा बढ़ाने का काम सरकार ने किया, सरकार के प्रवक्ताओं ने किया, और शायद आप मीडिया ने भी किया होगा। और इस वजह से अगर रियलिस्टिक हम बात करते हैं, जयंत सिन्हा साहब समझते हैं इकोनॉमिक्स को। मैंने शुरुआत में जो बात कही कि 4.1% फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना इज लॉडेबल, हम उसको बधाई के पात्र हैं, लेकिन 4.1% कॉन्ट्रैक्टेड इकोनॉमी में होगा या एक्सपेंडेड इकोनॉमी में होगा। और एक्सपेंडेड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो अगले 6-8 महीने में इतनी ज्यादा इकोनॉमी का एक्सपेंशन होना, ये इंटेंशन के बावजूद भी संभव होगा या नहीं होगा, इन द बैक ऑफ अ बैड मॉनसून, हाई ऑयल प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, और सारी चीजें जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात करते हैं, मीनाक्षी ने उन्होंने सही कहा है कि प्रोजेक्ट्स टेक टाइम, और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है इसका जो रियलाइजेशन होगा, जो इसका हमको नेट इम्पैक्ट नजर आएगा, ये कम से कम 2 साल 3 साल के बाद आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी 1 साल में क्रिएट करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें डायरेक्शनली ठीक है, और इसलिए ओवरली क्रिटिसाइज करने की भी बात और भूमिका मेरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि अचानक अगर हम कल सोचेंगे कि इस वर्ष के अंत तक हमको नौकरियां पैदा हो जाएगी, बहुत सारा हमको इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। अभी हाउसिंग की बात कही, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कब होगी, आप कीमतें जमीन की कब कम करेंगे, आप अगर नई स्मार्ट सिटीज बनाएंगे तो उसकी कनेक्टिविटी होगी, तब वो घर बनेंगे, तब वो सस्ते होंगे। तो ये सब ये 2-3-4 साल का एक प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इसी बजट से इसी वर्ष में हमको सारा डेडलाइन ये जो अपेक्षा बनी हुई है, ये महंगाई को अचानक कल काबू हो जाएगी, ये सारी चीजें मुझे तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। और इसीलिए शुरुआत में जो बात हुई
कि बजट में नॉर्मली क्या होता है, एक आधा वाव फैक्टर से वो सेंटिमेंट को और बहुत सारी चीजों को ड्राइव करता है, वो उसका शायद अभी मुझे तो नजर नहीं आया। हाँ, वो हम लोगों को शायद एक हेडलाइन या एक हुक की जरूरत होती है। लेकिन बिल्कुल आखिरी एक एक वाक्य का कमेंट, फाइनल वर्डिक्ट लेंगे हम अपने संपादकों से। आकार पटेल, नरेंद्र मोदी की 100% छाप है इस बजट में, जो बिल्ड इंडिया, स्किल इंडिया, ट्रैवल इंडिया, वोट इंडिया सब कुछ दिखता है। ऊपर से हाँ, नीचे से ना। वो बहुत डिटेल्स में तो जाते नहीं है बजट के, लेकिन इसमें एक रियलिज्म है, एक कंजर्वेटिव कॉन्टिन्यूटी है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो जगी, आप क्या समझते हैं कि जिस वाव फैक्टर की बात से हमने चर्चा शुरू की थी, मोदी जानते हैं कि जो बात अनरियलिस्टिक है वो करने की जरूरत नहीं है। लोगों को अगर कहना है कि ये मॉडरेट है या बैलेंस्ड है या बहुत शानदार चमकदार नहीं है तो नहीं है। आई थिंक ये बजट का दो बेसिक गोल्स हैं। एक तो जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो और कैंपेन में प्रॉमिस किया, ये बजट से बता रहे हैं कि ये देखिए ये सब मेरे माने टारगेट में है। मैनिफेस्टो का फॉलोअप है ये बजट। दूसरी बात यह है कि हम माने डिसीजन लेने से डर नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसलिए वो अभी फॉरवर्ड मूव करेंगे ऑप्टिमिज्म के साथ। बिल्कुल। बड़ी उम्मीदों के साथ आए नरेंद्र मोदी के सामने। 6 हफ्ते का वक्त था और उसमें एक ऐसा बजट जिसमें बहुत कुछ शायद क्रिटिसाइज करने को तो नहीं है, लेकिन वाव फैक्टर भले न दिखे, एक रियलिस्टिक अप्रोच, ये राय मिला जुला करके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे इस पॉलिटिकल मेहमानों के पैनल और पत्रकारों के साथ निकली है। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।